Welcome to another episode of Meet the Past. This program is the continuation of our last episode on Ayub Khan, and we are going to discuss in detail about the foreign policies of Ayub Khan, which we think is this topic needs a lot of detailing. So, again, I have with me Sir Hamza Basi, and once again, he is going to side with Ayub Khan's, and I'm going to be against. So, सर हमजा इंडस वाटर ट्रीटी को हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ अयूब खान्स फॉरेन पॉलिसी, लेकिन मुझे इस पे ऐसा लगता है कि इसमें पाकिस्तान एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में चला गया था. आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि आपको अयूब खान की किसी भी सक्सेस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिसके ऊपर आप अयूब खान को क्रिटिसाइज करते हैं. अयूब खान की इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ है कि पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे जाके ये ट्रीटी की है और पाकिस्तान को 6 के 6 दरियाओं को कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए था. लेकिन अगर आप ज़रा वसत से देखें और तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडस, झेलम, चनाब 3 बड़े दरियाओं का कंट्रोल आपके पास, तरबेला, मंगला 2 बड़े डैम्स आपके पास, 4 बैराजेस, 10 लिंक कैनाल्स, मसला तो हल हो ही गया था. और आज का हरा भरा पंजाब और आज का एक स्टेबल पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर और एक 25 करोड़ की आबादी को फीड करने वाला, सेल्फ सफिशिएंटली फीड करने वाला मुल्क अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी की देन है. चलिए सर, इस बात को हम ऑलरेडी क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता. मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे. सर, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ. 1960 में अयूब खान साहब जब नए नए तशरीफ लाए थे, तो एक बड़ा आपके मुल्क ने एडवेंचरिज्म का मुजाहरा किया था, विच वॉज द U2 इंसिडेंट. आपको क्या लगता है सर कि जब दुनिया कोल्ड वॉर की पोजीशन में है और दो पोल्स बने हुए दुनिया के, एक USSR है और दूसरा USA, इस मौके पे ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि आप USA के एलाय बने. ठीक है, आप बने, आपने एयर बेसेस उनको प्रोवाइड की जिसके थ्रू प्लेन्स उड़ते थे. द ड्रैगन लेडी, द फेमस U2 plane, which was a spy plane, latest spy plane of USA had at that time. ठीक है, और आप अगेंस्ट जा रहे हैं USSR के, जो बिल्कुल आपके नेबरहुड में बैठा हुआ है, और कहा यह जाता है कि शायद वो उस वक्त USA से भी बड़ी पावर था. क्या इस बेवकूफ़ी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल, मैं इसको बेवकूफ़ी शायद ना कंसिडर करूँ, क्योंकि जब आप, वैसे आपने कहा दुनिया बाइपोलर हुई थी, तो मुझे लगता है कि दुनिया 2.5 पोलर थी, क्योंकि चाइना एक और एलिमेंट था. तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक पोजीशन है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसकी वजह से पाकिस्तान को 2 में से किसी एक सुपर पावर के साथ होना पड़ेगा. आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि USSR जो है वो ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ अलाइन हुआ है, और पाकिस्तान, क्योंकि अयूब खान ने वैसे भी तालीम स्टैंडर्ड्स कॉलेज से हासिल की, तो अयूब खान की इंक्लिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है अमेरिका की तरफ थी. अब आपका जो ये सवाल है कि क्या ये बेवकूफ़ी थी, और मैंने इसके ऊपर कहा ये नहीं थी, तो मेरा इसके ऊपर एक कंक्लूसिव आंसर है, वो ये है कि बुडवेयर एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को देना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं थी. लेकिन अमेरिका का उसका मिसयूज़ करना और पाकिस्तानी हुक्मरान तबके को या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को अंधेरे में रख के उसको इस्तेमाल करना, ये अमेरिका ने पाकिस्तान को डिच की. सर, यहाँ पे मैं अगर इवेंट को एक्सप्लेन कर दूँ, तो शायद आपको आपकी बात का जवाब मिल जाए कि ये वाकई एक बेवकूफ़ी थी. सर, बुडवेयर एयरबेस पेशावर के करीब एक जगह है जहाँ की एयरबेस जो है वो USA को दी जाती है, और ऑब्वियसली उनसे सवाल नहीं पूछा जाता कि आप इस एयरबेस का करेंगे क्या. जब वो ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर एक एयरबेस पाकिस्तान से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने USSR को स्पाई करना है, या उनके कुछ ऐसे ही इरादे हैं. तो मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा आपके कि USA ने पाकिस्तान को डिसीव किया. सेकेंड पॉइंट है सर, ड्रैगन लेडी U2 प्लेन उड़ता है, और उसके बड़े मशहूर उसके पायलट का नाम है गैरी पावर्स, जो कि बेसिकली तस्वीरें लेते हुए जो है उनका प्लेन शूट डाउन कर देता है USSR. पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि द पायलट सर्वाइव, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मीडिया पे आके जो है बहुत क्लैरिटी से इस बात का जवाब देते हैं कि भाई ये 2 सुपर पावर्स की लड़ाई है, हमारे इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम US के एलाय ज़रूर हैं, लेकिन हम USSR के अगेंस्ट नहीं है, और हम किसी साजिश में हिस्सा नहीं लेंगे, और ना इसका हिस्सा हैं. जी. दूसरे दिन सर, USSR गैरी पावर्स, जो पायलट पकड़ा जाता है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठा देते हैं, और वो तोते की तरह बोलता है कि मैं पाकिस्तान से उड़ा था, और सारी डिटेलिंग बता देता है. पाकिस्तान यहाँ पे ना सिर्फ झूठा साबित होता है, बल्कि पाकिस्तान को USSR से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाता है.
देखिए, What do you agree with this? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस आई वुड, क्योंकि पाकिस्तान को, अयूब खान को, जो है वो अमेरिकन को इस हद तक फोर्स करना चाहिए था कि वो कोई इस किस्म का एडवेंचर करने से पहले पाकिस्तान को एतमाद में ज़रूर लें, और कम से कम पाकिस्तान को ट्रू पिक्चर पता हो कि अगर कोई मिसहैप हो जाए तो उसको संभाला जा सके। क्योंकि रशिया शायद पाकिस्तान के, वो अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला ना करता, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि रशिया ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि if anything like this happens next time, it will not be the plane only that will be shot down, it will be the air base as well from where it will fly. तो ये एक बड़ा जो है डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, एक मैं इस बात पे एग्री करूंगा, क्योंकि बहुत शुक्रिया सर। आप यू वेलकम, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि मैं जो है वो इस बात को जिद के मैटर में, सर जितने बड़े आप फैन है ना अयूब खान के, बात फैन की सर, नहीं है। देखिए, मैं और आप दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, और हमारा काम ये है कि हम जो है वो हिस्ट्री के इवेंट्स को देखें और अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बताएं कि वट एवर द इवेंट्स आर, एनालाइज द इवेंट्स, इवेलुएट द इवेंट्स एंड कम अप टू अ कंक्लूजन, ओके, एंड सी बोथ द साइड्स। सर द बेस्ट पार्ट अबाउट कैम्ब्रिज हिस्ट्री सिलेबस इज के वो आपके किसी नैरेटिव पे फिक्स नहीं करता। इट इज नॉट मुताल्ला पाकिस्तान के जो आपको जो चीज पढ़ाई गई है आपने वही जवाब में लिखी है, ऐसा नहीं है। यू कैन हैव अ सेपरेट, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बहुत सारे जो साथी असातिज़ा हैं उनके ख्याल में ये बात अंग्रेजों को बुरी लग जाएगी अगर आप उनकी मतलब का आंसर नहीं लिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनसे जो है वो, सर उनको ये कहिएगा कि अंग्रेज तो आपका पेपर चेक भी नहीं करता। हाँ, ये भी एक अलग मैटर है। तो आप जो है वो अयूब खान को कि ये एक चीज़ ऐसी थी। अच्छा, मैं, आपने मुझे बड़ी ज़बरदस्त सिनेरियो बताया, तो मुझे इसके ऊपर एक मूवी थी बिहाइंड द एनिमी लाइंस, बस उसमें और गैरी पावर्स वाले केस में फर्क ये था कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस में वो पायलट पकड़ा नहीं गया और ये पायलट पकड़ा गया। तो इंडोचीना वॉर के बारे में सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के डिस्कस करना चाहूँगा। 1964 में, 1962 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया और चाइना की वॉर होती है ओवर द पार्ट ऑफ कश्मीर दैट चाइना क्लेम्स। नॉट ओनली दैट, आपको पता है चाइना का और इंडिया का खाली कश्मीर के अक्साई चीन के ऊपर इशू नहीं है, राइट? नॉर्थ ईस्ट में एक रीजन है सिक्किम के नाम से, सिक्किम के ऊपर भी इंडिया और चाइना, मोस्ट प्रॉब्ली असम भी, असम, वही असम का ही पार्ट है सिक्किम। तो सिक्किम के ऊपर भी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है और टेरिटोरियल इशू है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के टेरिटोरियल इशूज हैं, इसी तरह इंडिया और चाइना के भी हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है जिसमें चाइना सक्सेसफुल रहता है और अपना पार्ट ऑफ कश्मीर, अक्साई चिन, सर चाइना वाज नॉट अ सुपर पावर एट दैट टाइम, चाइना हैड अ वेरी वीक मिलिट्री, वो रिवाइव कर रहा था, इतनी बड़ी कोई पावर नहीं था। 1964 चाइना बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, और जिस पावर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने में उससे 28 साल, तकरीबन 24 साल और लग गए, 1964 से 19, बल्कि अग्री 34 साल। आगे पॉइंट सर, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस मौके पे पाकिस्तान को ये ऑफर की जाती है कि वो आए, अपने ट्रूप्स भेजें और अपना पार्ट ऑफ कश्मीर भी आजाद करा लें। ये सुनहरी मौका अयूब खान साहब सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि वो अपने आका को नाराज नहीं करना चाहते थे। ऐसी बात, मेरा इसके ऊपर जो टेक है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, जैसे आप हर चीज पे कर रहे हैं, आप इस पे भी कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोक सकता। इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन क्या था? पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, चाइना 1949 में कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम अमल में आया। पाकिस्तान ने चाइना को यूएन में वोट नहीं किया, पाकिस्तान ने चाइना की इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि अमेरिका ने नहीं किया हुआ था, और लाते थे कि आप अमेरिकन कैंप में थे, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये करना मुश्किल था। अच्छा, 1962 में जब वॉर होती है और चाइना पाकिस्तान को परसुएट करता है कि एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने आपको थाल में रख के पेश कर दी है, आप हमला कर दें, क्या पाकिस्तान वाकई चाइना पर ट्रस्ट कर सकता था कि पाकिस्तान जो है वो जिस चाइना के साथ अभी ताल्लुकात सिफारती सतह पे सही मानों में बहाल भी नहीं हुए, इस्टेब्लिश भी नहीं हुए, उसके कहने के ऊपर पाकिस्तान एक जंग क्रिएट कर दे? आपको क्या लगता है कि चाइना वाकई पाकिस्तान की मदद करता? सही है, तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर नॉट अटैकिंग इंडिया ऑन द परसुएशन ऑफ अ हैपन टू बी एन एलाय, जो भी एलाय है भी नहीं, जो पोटेंशियल एलाय है, उसकी बातों में आकर पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क पे हमला करे जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का अनडिस्प्यूटेड डार्लिंग है। सर आपकी इस बात का जवाब जो है ना 1965 की वॉर पे हमें मिल जाता है, जो
बेजा एडवेंचरिज्म के चक्कर में पाकिस्तान इंडिया पे वाकई में अटैक कर देता है और वो वॉर कश्मीर के ऊपर होती है। क्या आप ये नहीं आप समझते? ये कह रहे हैं सर आप ये मेरा कह रहे हैं कि कश्मीर को आजाद कराने की कोशिश, जिसको जिन्ना ने कहा कि एज अ जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश करना हिमाकत थी। जी सर। ये सर आपकी तो हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करने का दिल चाह रहा है। सर आप जितना चाहे शक कर सकते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, इसके लिए फिर मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। बिल्कुल सर ओवर 1965 की वॉर के जो रूट्स मिलते हैं वो हमें 1965 के इलेक्शन से मिलते हैं कि जब फातिमा अली जिन्ना के साथ ज्यादतियां की जाती हैं और पाकिस्तान की अवाम को डिसीव करके अयूब खान इलेक्शंस जीतते हैं, तो वो बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं और उनको एक पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक हीरोइज्म की ज़रूरत होती है, जिसका आइडिया उनको देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कश्मीर आज़ाद करा लो और तारीख में आप सुनहरे अल्फाज में लिखे जाएंगे। तारीख में लिखे तो गए मगर सुनहरे अल्फाज में हैं या नहीं, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो 1965 की वॉर का बैकग्राउंड, अयूब खान वांटेड टू बिकम एन हीरो, ठीक है, एंड इसमें इक्वल इन कंट्रीब्यूशन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी कि उनको ये बताया जाता है कि कश्मीरी तो इंडिया से बड़े बेजार हैं और वो तो ये चाहते हैं कि आज अगर पाकिस्तानी ट्रूप सेंटर हो जाए तो वो पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनका कॉन्फिडेंस कहाँ से बढ़ता है सर? सर रन ऑफ कच्छ के मकाम पे एक छोटा सा महाज खुलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक वेस्टेड लैंड था, लेकिन वहाँ पे 60 मील का एरिया पाकिस्तान कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ट्रूप्स का मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम तो इंडिया को किसी भी वॉर में शिकस्त दे सकते हैं। यहाँ से बात आगे चलती है सर ऑपरेशन जिब्राल्टर की, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एडवाइस के ऊपर एक ऑपरेशन प्लान होता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तानी ट्रूप्स को मुजाहिदीन की शक्ल में कश्मीर में एंटर कराया जाता है और उस ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर इसमें मैं एक चीज आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपके नजदीक रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। सर मैं इसी बात का आपको दरगाह जवाब हजरत देने बल वाला के हूं। इंसिडेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर उसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले मुझे मेरी बात मुकम्मल करने की इजाज़त चाहिए। सर ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स मुजाहिदीन के यूनिफॉर्म में, या शायद उसमें बहुत से मुजाहिदीन भी होंगे, जब वो एंटर होते हैं कश्मीर के अंदर, जब वो एंटर होते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकल सपोर्ट मिलेगी। लोकल सपोर्ट तो दूर की बात सर, लोकल्स उनको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और ऑपरेशन जिब्राल्टर एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, जिसको बैकअप करने के लिए फिर शुरू किया जाता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। एक फेल होते हुए ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन शुरू होता है, जिसके अंदर मजीद पाकिस्तानी ट्रूप्स का कश्मीर में एंटर कराई जाती हैं। अखनौर रीजन के थ्रू इंडिया से कश्मीर को कट करने का इरादा होता है कि जिस तरह से जिसकी वजह से इंडिया की सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगी और इंडिया अपने घुटनों पे आ जाएगा। यहाँ पे अयूब खान को ये श्योरिटी दी जाती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से कि इंडिया कभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे एक बड़ा मशहूर स्लोगन होता है जो अयूब खान को कन्विंस करने के लिए बोला जाता है कि हिंदूज हैव नो स्टमक फॉर वॉर। ये एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि इंडियन आर्मी जो है वो लड़ने के काबिल नहीं है। अच्छा जी सर, इसके रिटर्न में, इसकी रिटेलिएशन में जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हम ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये वॉर सिर्फ कश्मीर तक लिमिटेड रहेगी, इंडिया सियालकोट और लाहौर के बॉर्डर्स और गुजरात के बॉर्डर्स के ऊपर अटैक कर देता है एंड इट बिकेम एन ऑल आउट वॉर। इट बिकेम एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर द पाकिस्तानीज। सर बहुत बहुत लकी थे हम कि ये वॉर जल्दी खत्म हो गई, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ड्रास्टिक हो सकते लकी है केपेबल। ठीक है, आप केपेबल बोलना चाहते हैं, हम इतना आप केपेबल प्रूफ थे करें सर। कि हमने, चले मैं मान लेता हूँ कि एक मिलिट्री ऑपरेशन, एक कोवर्ड मिलिट्री ऑपरेशन जो था वो नाकाम हो गया और उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए, पाकिस्तान पे हमला किया, लेकिन अगले 17 दिन आप उसको पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी फौज की ग्लोरी से इनकार नहीं कर सकते। आप इनकार नहीं कर सकते कि सही है, मैं मानता हूँ कि शायद एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था, पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको उन्होंने सही कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन जब इंडियन फौजें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की नीयत से बदमाश हाथी की तरह लाहौर की तरफ बढ़ी, तो वो न सिर्फ उनको रोका गया बल्कि उनको पीछे भी धकेला गया। और तारीख शाहिद है कि बैटल ऑफ रोहिवाल जैसे शानदार कारनामे, बैटल ऑफ चवंडा। चवंडा जैसे शानदार कारनामे, पीआरबी के ब्रिज को ऑलमोस्ट नॉन रिसोर्सफुल होते हुए इंडियन आर्मी को रोकने के लिए पीआरबी के ब्रिज को उड़ा देने का कारनामा, तो पाकिस्तान की ज़मीनों की हिफाजत, तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई
हुदूद की हिफाजत तो पाकिस्तान ने कर ली, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपने जो बाकी बातें की वो अपनी तरफ हैं। सर, मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे अपना टेक इस यहाँ पे देना चाहूँगा कि सर मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी उस वक़्त इस काबिल थी कि हम अपने से 3 या 4 गुना बड़े एनिमी को एटलीस्ट जो उसके जिस इरादे से वो आया था उससे रोक सके। लेकिन सर यहाँ पे ये बात फिर आप अपने बच्चों को और मुताल्ला पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी डिज़ाइन सिलेबस के अंदर क्यों पढ़ाई जाती है? एक बड़ा मशहूर सा जुमला है, अगर आप इजाज़त दें, कि टीवी पे भी आपको सुनने को मिलेगा और किताबों में से 6 सितंबर का जो मज़मून है वो इससे शुरू होता है कि 6 सितंबर की तारीख रात, ठीक है, पाकिस्तान के मक्कार और रियाद दुश्मन ने एक गयूर कौम को ललकारा और 2000 टैंकों की फ़ौज लेके पाकिस्तान की तरफ चढ़ दौड़ा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस कौम की क्या सलाहियत है और एक्सेट्रा और आप एक्सेट्रा। जाग सर रहे हैं ये और झूठ बोलना छोड़ दें। सर हम अपनी सर कौम से आपको ये झूठ देखिए बोलना, अपने देखिए बच्चों से ये ये झूठ बोलना एंगल छोड़ दें। ये एंगल सर ये एंगल मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर ले आता हूँ ना, थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन वॉर जीता और कौन वॉर हारा। सर इंडिया के 4000 सिविलियंस और मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई, जहाँ पे पाकिस्तान की 8000 थी। हाँ, एयर सुपीरियॉरिटी हमें रही कि इंडिया के हमने तकरीबन 110 एयरक्राफ्ट तबाह किए, जहां पे हमारे सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट तबाह हुए। लेकिन टैंक बैटल में भी इंडिया की सुपीरियॉरिटी रही, जहां पे हमने इंडिया के 200 टैंक्स तबाह किए, वहां पे हमारे 400 टैंक्स तबाह या डैमेज हुए। मेरे ख्याल में आप थोड़ा स्टार्ट्स को क्लियर कर ले, क्योंकि चिविंटा की बैटल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टैंक बैटल आफ्टर द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड कंसिडर होती है। 1945 में जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड थी, जिसने बेसिकली ये डिसाइड किया कि इनफैक्ट 1942 था कि जो है वो जर्मनी या रशिया कौन प्रिवेल करेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चविंडा थी, और उसके अंदर जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ वो बहुत लिमिटेड था और इंडिया का बड़ा लार्ज स्केल था। तो मेरे ख्याल में ये 200 टैंक्स वाली फिगर जो है वो थोड़ा अनडाइजेस्टेबल है। खैर एनीवे, देखें, मैं ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इट्स द टारगेट दैट यू अचीव एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट आर डाइंग इन अ कॉज इज not the matter. Means sometimes we see that we lose more people, but if we achieve a bigger goal, then शहादत। सर मैं बिल्कुल इसमें जो है ना एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं ले रहा, आपको शायद थोड़ा सा इसमें ऐसा फील हो रहा हो। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि 6 सितंबर का जो आज तक हम सेलिब्रेशन करते हैं वो जस्टिफाइड है, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने से बहुत बड़ी एनिमी को संभाला और उसको उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन ये वॉर इनफैक्ट हर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। तो हम अपनी कौम को डिसीव क्यों करते हैं? सेकेंडली, ये इशू उस वक्त भी उठा था सर 1965 के अंदर। अवाम ने जब सवाल किया अयूब खान से, जब वो ताशकंद अकॉर्ड करके वापस आते हैं, उनसे सवाल होता है कि आपने हमसे डिटेल्स ऑफ वॉर जो है वो छुपाई हैं। ये हम 7 मार्कर के क्वेश्चन में भी कराते हैं, ठीक है। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द वॉर। तो सर उसने क्लियरली सारा ब्लेम डाल दिया जुल्फिकार अली भुट्टो पे, जिससे उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब के बीच में क्लैश हो गया, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी बनी। वो एक अलग इवेंट है सर, मगर ताशकंद एग्रीमेंट इटसेल्फ, सर ताशकंद एग्रीमेंट इटसेल्फ वाज अगेन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ओवर कश्मीर। आपने कश्मीर के लिए ये जंग स्टार्ट करी। मुझे एक बात बताएं, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, इंडिया पे अटैक कर देता है XYZ, फॉर व्हाट रीजन हैव यू कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर कश्मीर लेटर? आप किस चीज को कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं? कश्मीर इंडिया की टेरिटरी तो नहीं बना ना। कश्मीर जो है वो आज तक डिस्प्यूटेड है। कश्मीर आज तक डिस्प्यूटेड है। कश्मीर के ऊपर प्लेबिसाइड का मैटर भी खड़ा हुआ है। कश्मीर इंडियन टेरिटरी तो नहीं बना, कश्मीर इंडिया का सूबा तो नहीं बना। तो पाकिस्तान ने कश्मीर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर हासिल नहीं कर सका, लेकिन इंडिया का कश्मीर के ऊपर कंट्रोल भी उससे कम नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। लेकिन अगर आप ताशकंद अकॉर्ड की बात करें ना, तो ताशकंद अकॉर्ड तो इंडिया में भी पॉपुलर नहीं था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जब उन्होंने ताशकंद अकॉर्ड की डिटेल्स अपनी फैमिली के साथ शेयर की, तो फैमिली ने उनको बहुत बुरी तरह बैश किया इस बात के ऊपर और बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, उनकी बीवी ने, उनके बच्चों ने। और वो इस कदर डिप्रेशन में गए कि उन्होंने ताशकंद में अगली सुबह नहीं देखी। उनका रात को 2:30-3 बजे के करीब रशिया में वो फॉर्मर यूएसएसआर ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई। और जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और जो आपने कहा ना कि ताशकंद अकॉर्ड के बाद भुट्टो में और अयूब खान में जो है वो फासले बढ़ना शुरू हुए, तो शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस वक्त रात को 2-2:30 बजे व्हाटएवर जब भी इंतकाल हुआ लाल बहादुर शास्त्री का, देहांत हुआ, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो जुल्फिकार अली भुट्टो के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भुट्टो साहब को इत्तला दी कि द डेड डैश डाइड। ये एक
गाली इस्तेमाल की उन्होंने, तो उसके ऊपर भुट्टो साहब ने पूछा विच वन, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज वेरी मच एंटिसिपेटिंग कि कौन मरा है, कि शास्त्री या अयूब खान। तो ये जो बात है ना आपकी कि अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ताल्लुकात जो थे वो ताशकंद अकॉर्ड के बाद खराब हुए, तो आई थिंक दैट वाज द डिस्क्लोजर ऑफ द पुअर रिलेशंस, बट द रिलेशंस वर नॉट वेरी हेल्दी इवन बिफोर दैट। सर इससे होता यह है कि पीपल्स पार्टी का क़याम की वजूहात के अंदर बेसिक वजह भी यही थी कि इन दोनों का आपस में क्लैश, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गवर्नमेंट से एज अ फॉरेन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, हालांकि रिजाइन करते हैं, सैक किया जाता है। सर मैंने सुना कि रिजाइन करते हैं, सर रिजाइन करते हैं और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि अयूब ने कश्मीर का सौदा कर दिया। उसके जो फ्रंट जो प्राइमरी जो उनका स्लोगन होता है बेसिकली कि भाई अयूब की गवर्नमेंट को डिसमेंटल होना चाहिए बिकॉज इसने कश्मीर का सौदा कर दिया। रोटी कपड़ा मकान में तो कश्मीर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर का सौदा करने पे अयूब खान को सब पॉइंट स्कोरिंग के लिए पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती है। खिलाफ तो कोई बात ही नजर नहीं आ रही थी। वो तो अयूब खान की, हाँ ये कह सकते हैं अयूब खान की जो पॉलिसीज थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बकौल सिर्फ 22 खानदानों को फायदा पहुंचा रही थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नारा लगाया छीन लो मिल जरदारों से, और उसकी वजह तो इसमें कश्मीर का जिक्र तो कहीं भी नहीं था। तो रोटी कपड़ा मकान में कश्मीर का मैटर तो नहीं था। खैर एनीवे, तो अभी तो हम सर उन जरदारों को बाद में रिलेटिव भी बनाया बहरहाल सर ठीक है, 1965 और ताशकंद एग्रीमेंट को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हुए एक पॉजिटिव आपकी साइड की चीज़ के ऊपर हम चलते हैं। आरसीडी हाईवे, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट एक ऐसी हाईवे डेवलप की गई जो कि कोयटा का रास्ता है। आज भी आपको वहाँ पे बोर्ड्स नजर आते हैं कि टर्की इतने किलोमीटर्स अवे। तो बेसिकली इट वाज अ लिंक रोड बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, जिसके थ्रू ट्रेड और टूरिज्म को जो है आरसीडी हाईवे भी कराची से शुरू होती है। लेकिन खैर अपार्ट फ्रॉम दैट आपने इन तमाम एंटी अयूब खान सेंटिमेंट्स में आपने अयूब खान की एक बहुत बड़ी खिदमत जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन फ्रंट के ऊपर आपने इग्नोर कर दी, और वो थी 1963 में चाइना और अमेरिका का एक पेज पे आना। हम हर थोड़े दिन बाद ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम 50s और 60s और 70s की बात करते हैं तो हमें कोल्ड वॉर को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है इसमें आप कोल्ड वॉर के एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। 1963 में रिचर्ड निक्सन and the Chinese president, they sat on a table courtesy to Pakistan. This was the diplomacy, like the peak of diplomatic turnaround in the government of Ayub Khan, कि उन्होंने अमेरिका और चाइना, यूएसए और चाइना जैसे आर्च राइवल्स को एक पेज पे एक टेबल पे बिठा दिया। हिस्टोरिकली आज जो आप पाक चीन योई वॉन्सवे के नारे लगा रहे हैं ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, इसके बीज जो बोया है वो अयूब खान ने बोया है। और उसके बाद आप देखिए कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल की है, और क्योंकि इंडिया चाइना जो है वो राइवल्स हैं, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली जो मेंटालिटी है, अयूब खान ने इसका भरपूर फायदा उठाया। और आप अगर देख लें तो चाइना के बगैर आप तरक्की का तस्वुर नहीं कर सकते। और चाइना ने पाकिस्तान को इस हद तक हेल्प किया कि 1986 में चाइना ने पाकिस्तान में हैवी वाटर रिएक्टर लगा के दिया खुशाब में आपको। और आपको चश्माबंद तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मैं बात कर रहा हूँ हैवी वाटर रिएक्टर की, जो खुशाब में लगा, जो बेसिक लाइक लीप फॉरवर्ड था इन द फाइनलाइजिंग ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। तो सर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट नैरेटिव है, और ऑब्वियसली यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात से एग्री करूँ। सर यहाँ पे पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रोल अगर आप देखें चाइना अमेरिका में, या चाइना रशिया, या रशिया अमेरिका के बीच में, अगर पाकिस्तान एक या अभी रिसेंट हमारे पास एग्जांपल है अफगान तालिबान और अमेरिका के बीच में, ये रोल आपको कुछ लोकली स्टेट एजेंट वाला नहीं लगता, ब्रोकर वाला रोल? उर्दू में मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। सर पाकिस्तान ने हमेशा दो राइवल्स के बीच में दोस्ती करवाने के बहाने अपने फायदे लिए, अपना कट लिया उसके अंदर से दोनों राइवल्स। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज वर्किंग एज अ कमीशन एजेंट? एब्सोल्युटली, आई एम सॉरी, ये थोड़ी ज्यादती हो गई, क्योंकि देखिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका रियलाइज वन थिंग कि रशिया और अमेरिका आर नॉट एट द सेम पेज। अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि रशिया जो है वो चाइना को अपने अंडर लाना चाह रहा है, और चाइना रशिया को बिगर ब्रदर ऑफ द कम्युनिस्ट वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया कि अगर चाइना और अमेरिका मिलना चाह रहे हैं
तो पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करे, और अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को पहुंच रहा है, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम सर है? ऐसा मीडिएटर बनने से हमेशा पाकिस्तान को नुकसान ही रहा है। अभी आपके पास रीसेंट एग्जांपल जो है वो तालिबान गवर्नमेंट का पाकिस्तान यूएसए से अलायंस करवाना, उसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। आई एम सॉरी, मगर अभी अफगानिस्तान का रोल जो है वो पाकिस्तान के लिए somehow हमेशा नेगेटिव रहा है, और तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। आपको पाकिस्तान की मोहब्बत में हर किसी का रोल नेगेटिव लगता है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अभी आपके सामने मैंने चाइना की तारीफ की कि पाकिस्तान ने चाइना को कितना हेल्प किया। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने कट्स लिए, पाकिस्तान ने वो ड्यू बेनिफिट्स लिए जो पाकिस्तान के बनते हैं। और अगर आप देखें तो 1967 में पाकिस्तान ने बुडबेर एयरबेस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्लोज की, और उसके बाद रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस बात पे बेहतर होना शुरू हुए कि उस बेहतरी का थोड़ा सा मैं इंडिकेशन आपको अगेन फैक्ट से दूंगा। अयूब खान साहब जो है वो रशियन प्रीमियर की डेथ हो जाती है इन द मीनवाइल, और वो वहां पे जाते हैं, उनको कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होता। वैसे मैं आपकी करेक्शन कर दूं, ये एंड्रोपोव की डेथ थी 1984 में, और ये वाकया जो है वो ज़िया-उल-हक के ज़माने का है। ज़िया-उल-हक के, अच्छा सॉरी, मैं इसमें आपकी करेक्शन कर दूं। तो पॉइंट देखें, पॉइंट ये है कि व्हेन यू आर इन सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन यू हैव टू मेक योर डिसीजंस वेरी प्रूडेंटली। आपको बहुत ज़हानत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कैलकुलेट करके अपने फैसले करने पड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने आपको 65 की वॉर में एक चीज़ तो दिखा दी कि अमेरिका वाज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अमेरिका ने आपके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया, अमेरिका ने आपके ऊपर जो है वो खाली ये नहीं कि खुद असला देने से इनकार किया, अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को भी इन्फ्लुएंस किया कि वो पाकिस्तान को असला ना दें। और ऑब्वियसली इंडिया के पास इंडो चाइना वॉर की वजह से बेतहाशा असला आ चुका था। तो पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि अगर हम, अयूब खान ने रियलाइज़ किया ना, आप अयूब खान को उसका क्रेडिट दें कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक अनकंडीशनल दोस्ती को रिव्यू किया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक पॉजिटिव चेंज था। 1963 के अंदर आप इंडिया और अमेरिका की दोस्ती करवाते हैं, चाइना और अमेरिका की दोस्ती कराते हैं, उसका रिटर्न आपको ये मिलता है। 1965 के अंदर जब आपको असले की बहुत ज़रूरत थी, आपके एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकते थे अमेरिकन सप्लाइड पार्ट्स के बगैर, आपके ऊपर एक जो है अपना एम्बार्गो लगा देता है। अमेरिका एम्बार्गो प्लेस कर देता है, आपको वेपन सप्लाई रोक देता है। कहने को वो कहता है कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों का असला सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया तो वैसे ही अमेरिका से ज्यादा असला लेता ही नहीं था। ठीक है, सो माय पॉइंट इज कि यहाँ पे आप एक पॉइंट को भूल रहे हैं, जी सर, आप इस पॉइंट को भूल रहे हैं कि जब यानी कि जब चाइना और इंडिया की वॉर हुई, तो क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट था, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को भरपूर सपोर्ट की, क्योंकि एक अनरिटन लॉ था उस जमाने में कि जो भी कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड, ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है उसको सपोर्ट करेगा। तो इंडिया ने भले मांगा या नहीं मांगा, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने यानी कि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, यूएसए ने इंडिया को भरपूर असला दिया, और ये भरपूर असला जो था वो इवेंचुअली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आप इस बात पे रुके हुए हैं कि अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी टू मच प्रो अमेरिकन होने की वजह से पाकिस्तान के लिए नुकसान दे दी, लेकिन इसी अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि क्योंकि इंडिया और चाइना की एक राइवलरी है, तो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, तो हम पाकिस्तान को एज अ फ्रेंड कंसिडर कर सकते हैं, और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के जरिए इंडिया को प्रेशराइज किया जा सकता है। ये भी तो अयूब खान के दौर में हुआ ना, जब 1967 में रशिया ने पाकिस्तान को कन्विंस किया कि आप बुडबेर एयरबेस बंद करें, तो बकौल आपके कमीशन पाकिस्तान को उस वक्त भी एड मिली रशिया की तरफ से। तो पॉलिटिक्स में और हुकूमत चलाने में कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, मुल्क के मफाद को देखा जाता है। अगर अयूब खान ने 1960s में बे ऑफ पिग्स के उसमें क्या कहते हैं ट्रांस में आकर जो है वो आपके बकौल उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया या ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया, तो उसी अयूब खान ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रस्टेड एलाय, अमेरिका के अलावा भी पाकिस्तान को ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, लेकिन ये आप मानने को तैयार नहीं है। सर आपकी ये जो तमाम प्रो अयूब बातें हैं और आपकी जो हुब्बुल वतनी है, उसको मेरी तरफ से सलाम है, और मेरी नज़र में आपको एक सेनेट की सीट मिलनी चाहिए कि जो है माशाल्लाह। इट वाज ऑलवेज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, टेकिंग अ डिफरेंट नैरेटिव फ्रॉम एन एल्डरली सीनियर हिस्ट्री टीचर, और इससे बहुत दफा स्टूडेंट, लाइक आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि तारीख तो सिखाई रही होती है। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सेनेट की सीट, तो शायद इस कंटिन्यूएशन में नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह
एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे कि About सेनेटर्स the कौन होते हैं, recent crisis. एग्जैक्टली जो आपकी 26th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि सेनेटर्स कौन होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है कि 8th अमेंडमेंट कोई चीज़ थी, लेकिन शायद अमेंडमेंट का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इंशाल्लाह उस पॉडकास्ट में हम वाजे करेंगे कि अमेंडमेंट होती क्या है और अमेंडमेंट होती किस तरह है। सर, हर हिस्ट्री का टीचर पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं होता आपकी तरह। ऐसा नहीं है, लाइक माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटेंट और कैपेबल हैं, और उनमें से एक मेरे सामने तशरीफ फरमा है। तो लेट्स कंक्लूड ओवर हियर। थैंक यू सर, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ओवर अयूब खान। हालांकि मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुझे अयूब खान से प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।